हाय डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स गणित बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। कक्षा 10वीं और 12वीं के सारे सब्जेक्ट के मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बोर्ड परीक्षा के लिए अभी जो इस वर्ष होने वाला है ना, कक्षा 10वीं और 12वीं के महत्वपूर्ण जो सही विकल्प होते हैं, चूज द करेक्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 15 नंबर के आते हैं दोस्तों, 15 से 20 नंबर के सभी बोर्ड परीक्षाओं में, है ना। तो ये जो है एमपी है, सीजी है, अपने जो 2-4 स्टेट है और उनके जो एग्जामिनेशन है लगभग एक ही होते हैं दोस्तों, जिसमें सही विकल्प, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान वगैरह ये सब पूछा जाता है। तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए अपन शुरू करते हैं दोस्तों। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चूज करके बनाया गया है एकदम परीक्षा के लिए। 15 यदि अंक आपको पाना है तो इसको अवश्य देखिए और सारे सब्जेक्ट का एक एक करके सीरीज वाइज आएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए x² 25 का गुणनखंड होगा। आपको पता है सूत्र क्या होता है, मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b और a माइनस बी, एक गुणनखंड ज्ञात करना है। यहाँ पर x माइनस 5 वाला जो है सही गुणनखंड है दोस्तों, है ना। ये वाला आंसर जो है b सही गुणनखंड। क्वेश्चन 2 है, px का मान इसमें 2 रखना है, तो ये इसको अगर हम हल करें तो यहाँ पर आंसर जो है 12 आता है दोस्तों, ये d 12 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन 3 है, बहुपद x² x माइनस 12 के शून्यकों का योगफल। आप लोग सभी को बता देना चाहूँगा, योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस b बटा a होता है दोस्तों। यहाँ पर b का मान 1 लिखा हुआ है और a का मान भी 1 है ना। इसका भी मान 1 है और इसका भी मान 1, तो इसका फाइनल आंसर -1 आएगा। इसके बाद चौथा है 2x का योगफल क्या होगा, वो देखिए 2 प्लस 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 से 2 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 में। हाँ देखिए क्वेश्चन 5 में px इक्वल टू 2x माइनस a का भाजक x प्लस a हो, तो इसको क्या है, भाग देकर दिखाना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर a माइनस a रखेंगे x के जगह, तो ये हो जाएगा -3a, ठीक है। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 है, बहुपद x 10x 24 के शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का सूत्र क्या होता है, देखिए करके दिखा देता हूँ आपको। गुणनफल का सूत्र होता है c बटा a, शून्यकों का गुणनफल। c का मान 24 है ना, तो यहाँ पर इसके जो आंसर है वो 24 ही आएगा दोस्तों, 24 बटा 1, तो 24 आएगा, ठीक। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखिए द्विघात बहुपदों में अधिकतम कितने होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। बहुपद x² धन bx धन c में शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, c बटा a होगा। बहुपद x² 36 का x धन 6 से भाग देने पर योगफल कितना आएगा, शेषफल 0 प्राप्त होगा। बहुपद 2x² माइनस 7x माइनस 9 में शून्यकों का योगफल 7 बटा 2 होगा, ठीक है। सही विकल्प फिर से चुनकर लिखना है। यहाँ पर देखिए समीकरण 6x धन 3y इक्वल टू 8 और 15x के हल क्या होंगे। अद्वितीय होगा, कोई भी हल नहीं है, अनंतः अनेक हल है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अद्वितीय हल होगा दोस्तों जब हम फार्मूला में मान रखेंगे। इसका फार्मूला होता है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू, यहाँ नॉट इक्वल टू रहता है b1 बटा b2। अब इसमें मान रख देते हैं, तो यहाँ पर देखिए a का मान है 6 और है ना, और बटा 15 हो जाएगा ये, और बराबर है ना, b का मान कितना है 3 और बटा -7। देखिए दोनों बराबर नहीं है, यानी इक्वल नहीं है, इसलिए कौन सा हल हो गए, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समीकरण निकाय में यदि a1 बराबर b1 बराबर c1 हो तो हमें कौन सा हल प्राप्त होगा। ये फार्मूला हमको याद रखना पड़ता है दोस्तों। यदि सभी बराबर है तो अनंतः अनेक हल प्राप्त होंगे। आप लोग फार्मूला भी अच्छे से रट लीजिए। इसके बाद सही विकल्प फिर से द्विघात समीकरण के मूल होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक है, वास्तविक है, क्या है, तो वास्तविक होता है दोस्तों। इसको हल करके देखना होगा आपको। द्विघात समीकरण x² माइनस 4x धन 4 के विभेदक का मान क्या होगा, है ना। इसका विभेदक कैसे निकालते हैं, फार्मूला में मान रखते हैं, देखिए, है ना। देखिए ये फार्मूला होता है bx² माइनस 4ac, ये है विभेदक का सूत्र। इस फार्मूला में मान रखने पर आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर
है ना। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर का विभेदक, ठीक, तो इसका विभेदक का सूत्र लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी बताया था मैं। द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या 2 होती है। इनमें से कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है? तो हमको वर्ग समीकरण की पहचान करना है दोस्तों। अधिकतम 2 की घात होनी चाहिए, तो 2 की घात वाला है ना, नहीं है बोल रहा है ना, तो नहीं है, ये रूट वाला होगा, क्योंकि चर राशि में रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर के मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो गुणनफल 3/2 होगा दोस्तों, ठीक है। वर्ग समीकरण के विविक्त कर का मान ज्ञात करना है यहाँ पर भी, है ना, तो वही फार्मूला जो बताया हूँ उसमें आपको मान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा मान एक्सप्लेन करके दे देता हूँ। ये है सूत्र बी स्क्वायर ऋण 4ac, इसमें मान रखेंगे तो b का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाई a का मान 1 है, देखिए वहाँ पर 1 लिखा है, और ये 2 है, तो हो जाएगा 3 3 9, 4 दूनी 8। यहाँ पर आंसर 1 आ जाता है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिर से रिक्त स्थान आ गया, तो इसमें विभेदक का मान का सूत्र दिया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए। दूसरा है समीकरण के मूलों का योगफल कितना होता है? ऋण b/2 होता है। द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने होते हैं? 2 होता है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर धन bx के मूल काल्पनिक कब होते हैं? जब इसका d का मान 0 से छोटा होता है, यानी 0 होता है। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे यदि बी स्क्वायर ऋण 4ac बड़ा होगा, ठीक। इसके बाद प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है, तो श्रेणी का छठवां पद क्या होगा, है ना। तो देखिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको, ठीक। 6 है, तो यहाँ पर मैं इस फार्मूले में मान रख देता हूँ, है ना। यहाँ पर 2 गुना 6 होगा और -1 होगा, तो 6 दूनी 12 और -1, 12 से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर यहाँ पर 11 आ जाएगा, ठीक है। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? देखिए सेकेंड क्वेश्चन है ना, इसका फार्मूला होता है a प्लस है दोस्तों, a प्लस b और बटा 2। यहाँ पर जब मान रखेंगे तो √2 प्लस 1 है, और यहाँ पर 1 प्लस √2 माइनस 1 पूरे का बटा 2। तो देखिए 1 कट जाएगा, 2 और √2 बचेगा, उसको कट करेंगे, यहाँ पर फाइनल आंसर √2 आएगा। श्रेणी का पदांतर ज्ञात करेंगे। पदांतर कैसे ज्ञात करते हैं? सर्वांतर। देखिए सर्वांतर ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है a2 - a1, यानी दूसरे में से पहले घटा दो। तो दूसरा देखिए 5 है, 5 में से 3 को घटाएंगे 2 आंसर आएगा, ठीक। इसका 10वां पद ज्ञात करना है। इसका फार्मूला होता है दोस्तों, आप सबको पता है, इसका फार्मूला होता है a + n - 1 ये d। तो यहाँ पर मान रख देंगे, a का मान 9 है, देखिए 9 करके दिखा देता हूँ। अब इसमें से 10 में से 1 को माइनस करेंगे अपन, ये 10 है, और d का मान कितना आ जाएगा? -4, ठीक है। तो 9 का 9, 9 चौक 36 हो जाएगा। 36 में से, है ना, 9 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना बचेगा? 27, -27 बचेगा। का सर्वांतर ज्ञात करना। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए 10 में से 4 को हटा दोगे 6 बचेगा, ठीक है। अगला प्रश्न का 10वां पद, फिर से वही सूत्र लगाना है 10वां पद ज्ञात करने के लिए, है ना, ठीक है। 10 20 आंसर आएगा इसमें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समांतर श्रेणी है तो 16वां पद का मान 41 होगा। समांतर श्रेणी 7, 12, 17, 22 का 11वां पद 57 है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है। a/b हो तो इसका मध्यानुपात क्या होगा? तो मध्यानुपात का सूत्र देखिए +√ac होता है ना। 2, 4, 6 का चतुर्थानुपात क्या होगा? तो देखिए मान लेते हैं कि इसका चतुर्थानुपात 1 से है, तो इसमें फार्मूला हम कैसे मान रखेंगे? ऐसा 2/4
14, यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगा देंगे 4 बिंदु, 16:1 से करेंगे। अब ये हो जाएगा 2/14 बराबर 16/1 से। तिर्यक गुणा करेंगे इस प्रकार से, है ना। तिर्यक गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2 गुना x हो गया और बराबर 14 गुना 16 हो गया। 2 को पक्षांतर कर देंगे तो 2 सत्ते 14, है ना, और गुना करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 10वां पद होगा, है ना। 10वां पद कौन सा होगा? 15 होगा। अनुपात 64 का घन मूलानुपात क्या होगा? देखिए 64 का घन क्या होता है? 4 होता है। 27 का घन मूल क्या होगा? 3 होगा। करके दिखा देता हूँ, देखिए 4 × 4 और गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो यहाँ पर 4/3 आंसर आएगा। देखिए इसका घन मूल निकालेंगे तो 4/3 आंसर फाइनल है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 और 6 का तृतीय अनुपात कितना होगा? 3 होगा। इसके लिए फार्मूला में हमको मान रखना होगा दोस्तों, है ना। फार्मूला क्या होता है देखिए, आपको दिखा देता हूँ। तृतीय अनुपात यानी तीसरा 12:6:1 से करेंगे तो हो जाएगा 12/16 और 16/1 से। तिर्यक गुणा करने पर, है ना, 12 गुना 1 से हो जाएगा ये, और यहाँ पर 16 गुना 16 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 12 पक्षांतर करेंगे तो बटा 12 हो जाएगा। यहाँ से पक्षांतर करने पर काट देंगे 4 × 12, ये हो जाएगा 4 × 12 और ये 4 × 16। ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ला सकते हैं दोस्तों। ठीक, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0 होते हैं दोस्तों, है ना। जो अपन निर्देशांक खींचते हैं इस प्रकार से, तो इसी को अपन मूल बिंदु बोलते हैं। ये वाला जो है मूल बिंदु है, इसका मान सदैव 0 0 होता है। ठीक है। इसके बाद बिंदु ऋण 4 5 किस चतुर्थांश में होगा? देखिए मैं पूरा चतुर्थांश बना के आपको दिखा देता हूँ। ऐसे जो है ना, इसको x अक्ष बोलते हैं, ये y अक्ष है। ठीक है, ये y अक्ष है। अब यहाँ पर इसमें प्लस और प्लस होते हैं। ठीक, इसमें माइनस और प्लस वाले, इसमें माइनस और माइनस वाले, इसमें प्लस और माइनस वाले होते हैं। तो यहाँ पर ऋण 4 5 किस में आ रहा है? देखिए ऋण ये द्वितीय चतुर्थांश में है दोस्तों। देखो ये देखो, एक माइनस में है, एक प्लस में है। ठीक है। x अक्ष में स्थित बिंदु की कोटि क्या होगी? 0 होगी। ठीक है। y अक्ष में स्थित किसी बिंदु का भुज क्या होगा? 0 होगा। बिंदु 3 4 निर्देशांक समतल के चतुर्थांश में होगा। किस चतुर्थांश में होगा? प्रथम में। इसके बाद देखते हैं, ये बिंदु ऋण 5 ऋण 2 निर्देशांक समतल के चतुर्थांश में होगा, तृतीय में होगा। ठीक है। ये सभी चतुर्थांश वाले हैं, है ना। इसको याद कर लेना है आपको। ऋण 3 5 किस चतुर्थांश में होगा? तृतीय में होगा। अब ये रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। y अक्ष पर स्थित बिंदु का भुज 0 होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि 0 होगा। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 8 0 हो तो यह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। इसके बाद ये सावधि जो जमा खाता है ना, बैंकिंग कराधान अध्याय से है। यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना छमाही आधार पर करते हैं तो वार्षिक दर को कितना लिया जाना चाहिए? आधा लिया जाना चाहिए। ठीक है, इसको याद करना है आपको। सेकेंड है, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर कितना होना चाहिए? 1/4 यानी 1/4 होना चाहिए। 18 माह में अर्धवार्षिक की संख्या होगी कितनी? 3 होगी। ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आवर्ती जमा खाता में कोई धन 2 वर्ष तक जमा की जाती है तो ब्याज की गणना है तो मासिक किस्तों की संख्या कितनी होगी? 12 से गुणा कर देंगे दोस्तों, 12 दूनी 24 होगा। इसी प्रकार देखिए, यदि बैंक में एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त राशि जमा की जाती है तो उसे सावधि खाता कहते हैं। ठीक है। जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं।
एक निश्चित अवधि तक हमें पैसे की आवश्यकता न हो तब सावधि खाता उचित होगा। सावधि सही विकल्प चुनकर लिखे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, त्रिकोणमिति से है दोस्तों, है ना। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको अपन अगले वीडियो में अवश्य करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये मैंने 1 से 7 तक के अध्याय के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट कर दिया। इसका सेकेंड भाग जल्द आएगा और ये त्रिकोणमिति का है, ट्रायगोनोमेट्री है ना, 10th क्लास के लिए। इसका 2 भाग करके बना रहा हूँ सभी सब्जेक्ट का, क्योंकि वीडियो की लंबाई ज़्यादा हो जाने पर लोग जो है वीडियो को देखते नहीं हैं। यदि जिन स्टूडेंट्स को जिन लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, वो अवश्य देखते हैं। और इसको यदि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे दोस्तों तो आपको पूरा रटा जाएगा, याद हो जाएगा। आप लोग जो है फार्मूला ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं इसमें सवाल जो है शॉर्ट में समझाऊंगा तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है।